नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन में आज दो रॉयल टीमों के बीच भिड़ंत होनी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होने जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स अब तक इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बल पर टॉप कर चुकी है और उनका मुकाबला 7वें नंबर की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। कितनी बड़ी चुनौती होगी आज राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डुप्लेसी और उनकी सेना के रूप में, ये हम हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन सर, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उसके साथ साथ एक जाने माने क्रिकेटर भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और कोच संजय चौबे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हम बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की, क्योंकि जिस अंदाज में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ ने जीत दर्ज की है, उससे इतना तो साबित हो गया है कि लखनऊ की टीम भी अपने पूरे फॉर्म में है और इस पूरे टूर्नामेंट में इस टीम और इसके खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। हमने कल भी कहा था कि जो दो नई फ्रेंचाइजी हैं, गुजरात टाइटंस की बात करें या लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, तो दोनों की टीम बैलेंस बहुत अच्छा है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक 3 मैचेस खेले, वो तीनों ही बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले। एक मैच वो हारे हैं, उस समय भी अगर आपको ध्यान होगा तो 4 विकेट उनके 32-33 रन पे गिरने के बाद में उन्होंने 157 रन का स्कोर किया था और 157 में भी एक समय लग रहा था कि वो मैच जीत जाएंगे। उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो दीपक हुड्डा ने एक 50 किया था और एक यंग आयुष बोदानी जो है उन्होंने 50 किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में डेप्थ है और अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो उनके पास इस तरह की बल्लेबाजी है कि जो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बना सकती है। और उसके बाद में जो बॉलिंग लाइनअप है, बिश्नोई, आवेश और इनके साथ में और कुणाल पंड्या, ये तीनों इंडियन जो बॉलर हैं वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि किस तरीके से वो अपोजिशन को रोकें। और लास्ट में तो लग रहा था जो मैच 156 रन भी थे कि उस पर्टिकुलर विकेट के ऊपर ऐसी गेंदबाजी के साथ आप ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और कल भी जितनी तारीफ करी जाए लखनऊ सुपर जायंट्स की उतनी कम है। 3 विकेट 27 रन पे गिरने के बाद में 4.5 ओवर में 27 रन थे जब 3 विकेट गिर गए थे और रन रेट भी कम था, 3 विकेट भी हो गए थे। और ऐसा लग रहा था कि शायद जो टॉस जीत के सनराइजर हैदराबाद ने उनको बैटिंग कराई है वो एक सही निर्णय था। और टीम स्ट्रगल कर रही थी रन बनाने के लिए, लेकिन फिर से मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल ने और दीपक हुड्डा ने 50s किए और 50 करने के बाद 169 रन बना, 170 का टारगेट किया। दीपक हुड्डा जब से इंटरनेशनल कैप मिला है उनको, मेरे ख्याल से संजय वो एक डिफरेंट टाइप के प्लेयर लगने लग गए हैं कि वो बहुत एग्रेसिव खेल रहे हैं। अगर हम पहले के सीज़न में देखा जाए, आईपीएल सीज़न 14 की बात करें, पंजाब की तरफ से खेल रहे थे वो, और उससे पहले भी पंजाब 13 में भी पंजाब की तरफ से खेले थे। सिर्फ मुझे याद है एक इनिंग 60 रन की अगर हम छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी कोई बैटिंग में ऐसा कोई ड्रामेटिक या फिनोमिनल परफॉर्मेंस नहीं था। गेंदबाजी भी उनकी ठीक ठीक है और फील्डिंग में भी कोई इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फील्डर वो नहीं थे। परंतु जब से उनको इंडियन कैप मिला है, मैं तो कहूँगा कि देखिए 3 मैच, तीनों मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए उस समय आकर वो रन बना रहे हैं जिस समय आपके कैरेक्टर क्या है, आप किस मेटल के बने हैं वो दिखाने की ज़रूरत है और आप अपनी टीम को वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर दे रहे हैं जो आपके बॉलर डिफेंड कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे आवेश खान के बारे में कि वो, मैंने कहा था कि वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे और कल देखिए उन्होंने 4 विकेट लिए। कोई भी और 4 विकेट में भी देखिए उन्होंने पहले दोनों ओपनर्स को रिमूव किया, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट केन विलियमसन की विकेट थी कि वो एक इस तरह के बल्लेबाज हैं जो एक एंड इंटैक्ट रखते हैं और उनके आसपास बाकी बल्लेबाजी घूमती है और वो रन बन जाते हैं। और उसके बाद में वापस आके जिस समय लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद के कंट्रोल में ये पूरा मैच है, आकर उन्होंने 2 विकेट 2 बॉल पे लिए और एक बार फिर से पूरन सेट थे उनका विकेट लिया। अगली बॉल के ऊपर उन्होंने अब्दुल समद का विकेट लिया। तो 2 बॉल पे 2 विकेट होने के बाद में, और मैं तो कहूँगा कि जितनी अच्छी गेंदबाजी इन लोगों ने लास्ट 3 ओवर में की है, 32-33 रन की जरूरत हो आपको 3 ओवरों में और आप 12 रन से जीत जाएं, 20 रन ही 3 ओवर में बन पाए। आवेश ने 2 विकेट लिए, अगले ओवर में एंड्रू टाई ने ओवर किया, सेकंड वाला जो था 10 रन ही दिए। और जैसन होल्डर की हम जितनी तारीफ पहले भी कर रहे थे
कि वो एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं और बैट के साथ भी अच्छा करते हैं। उन्होंने 3 बॉल पे 8 रन बनाए आकर, उनमें से एक छक्का मारा उन्होंने। तो एक हैंडी, एक लास्ट में एक ऑलराउंडर आता है और 2-3 बॉल में आपको 8-10 रन की ज़रूरत है, बनाता है, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में 16 रन चाहिए थे और 16 में से उनके जो यॉर्कर्स थे या स्लोअर वंस थे, 2 विकेट भी इस ओवर में लिए उन्होंने। और इन द एंड बहुत इजीली लगा कि एक पर्टिकुलर कमांड के साथ कन्विंसिंग विक्ट्री लखनऊ सुपर जायंट्स ने हासिल की। और आवेश खान ने एक ऐसे समय बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम के लिए बताया जब उनकी माता अस्पताल में भर्ती थी और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस बात को उल्लेखित भी किया कि उनकी मम्मी ही अस्पताल से उनके लिए प्रेरणा का काम कर रही थी, उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि माँ प्रेरणा देगी तो परिणाम तो बेहतर निकलने ही। संजय सर, आप भी कल एक भविष्यवाणी आपने की थी कि चेन्नई जैसे ही हश्र होगा सनराइजर्स हैदराबाद का, कि टॉस भले ही जीत जाए लेकिन मैच जीतना इस टीम के लिए मुश्किल है, और लगभग वही कहानी हमने फिर दोहराती हुई कल देखी। मैंने आपको कल भी जैसे हमारी बात हुई थी तो मैंने बोला था जो उनकी हैदराबाद की जो टीम है, उसकी जो बैटिंग है वो पूरी केन विलियमसन पर डिपेंड है। अगर वो चलेंगे, वो अच्छा स्टार्ट देंगे तो फिर टीम पूरा पीछे के बैट्समैन आके उनका सपोर्ट कर सकते हैं, पर उनको खड़ा रहना पड़ेगा। पर कल आवेश खान ने जो बॉलिंग डाली है और उन्होंने जो शुरू के जो 2 विकेट लिए हैं, वहीं से थोड़ा सा मैच मतलब कि लखनऊ की तरफ जाता दिख रहा था। और आप देखिए आखिरी में जैसा सर ने बताया कि 3 ओवर में 30 रन, T20 में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता, 3 ओवर 30 रन आराम से बनते हैं। पर उनकी बॉलिंग इतना अच्छा किया उन्होंने, फिर आवेश आया, उन्होंने 2 विकेट 2 बॉलों में लेके और पूरा मैच जरूरत के समय बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आवेश ने मतलब अपने आप को साबित किया कि मुझे गलत उन्होंने पिक नहीं किया है, और 4 ओवर में 4 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। और हम बात दीपक हुड्डा की तो हमने की उस पार्टनरशिप की, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं एक अच्छी और मजबूत स्थिति में टीम को पहुंचाया था लखनऊ की। लेकिन केएल राहुल, इस खिलाड़ी के बारे में जितनी भी बात की जाए लगता है कम है, क्योंकि इससे पहले पंजाब की तरफ से खेलते थे और शानदार शुरुआत अपनी टीम को देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस खिलाड़ी की, मुझे लगता है सर आप भी इत्तेफाक करेंगे कि जब उनके सामने कोई खिलाड़ी होता है तो केएल राहुल के पास में इतनी एनर्जी है कि वो खिलाड़ी भी चार्ज हो जाता है। पहले मयंक अग्रवाल को हमने देखा कि पंजाब की तरफ से खेलते हुए उनके साथ ओपन करते थे और शानदार प्रदर्शन किया। इस बार केएल राहुल उनके साथ में नहीं है तो ये खिलाड़ी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दीपक हुड्डा जैसे ही केएल राहुल के सामने आए उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो ये एक कितना ज्यादा परिपक्वता बताता है केएल राहुल की। नहीं, देखिए, एक अच्छा बल्लेबाज जिसके बेसिक्स अच्छे हैं और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और लगातार रन करते चले आ रहे हैं। कल उन्होंने 50 रन बनाया था T20 में और 300 भी वो T20 में कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वो कितना अच्छा बल्लेबाज है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता चला हूँ कि एक बैट्समैन अगर 28 या 30 रन T20 में बनाता तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो 50 है, और अगर 40 रन 45 रन बनाते तो ऐसा माना जाता है कि उसने 100 किया है, जैसे हम ODI में या डेज क्रिकेट की बात करते हैं। तो ऐसा बल्लेबाज जो आपका कैप्टन भी है और कीपर भी है। देखिए, कल एक बहुत हार्टनिंग बात थी कि वो खुद विकेट कीपर और आउटफील्ड में उन्होंने 2 कैचेस लिए। एक कैच माकराम का जो था वो बहुत ही ऊपर स्ट्रेच करके एक्स्ट्रा कवर में उन्होंने लिया था कुणाल पंड्या की उसके बॉल के ऊपर, और फिर एक कैच उन्होंने पूरन का लिया था आउटफील्ड में बिल्कुल दौड़ते हुए, और बहुत रिमार्केबल कैच था वो भी। तो एक कीपर जो है आउटफील्ड में फील्डिंग कर रहा है, कैचेस ले रहा है, आपके लिए अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, रन बना रहा है। मेरे ख्याल से और ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्रिकेट हम और कुछ देखना नहीं चाहेंगे कि एक क्रिकेटर जो है किस तरह का ऑलराउंडर है। कीपर नॉर्मली जो होते हैं वो क्योंकि कीपिंग करते हैं, दे आर नॉट गुड इन द फील्ड। उनका कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्लव्स पहन के विकेट कीपिंग करते हैं, विकेट के पीछे रहते हैं, उनको उतना मौका नहीं मिलता है कि वो फील्डिंग की प्रैक्टिस करें या फील्डिंग करें। और ये देखकर अच्छा लगता है कि एक प्लेयर कितना अच्छा टैलेंट है उसके बीच में कि आप आउटफील्ड में भी रनिंग करते हुए कैचेस ले रहे हैं। एक बहुत ही रिमार्केबल कैच था, माकराम फॉर्म में है, पिछले मैच में उन्होंने 50 भी किया था। एक अच्छे बैट्समैन को आपने रिमूव किया। तो और एक मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब 2 बल्लेबाज बैटिंग पार्टनरशिप करते हैं तो एक बैट्समैन अगर काम एंड कूल है और वो अच्छा खेल रहा है तो वो कॉन्फिडेंस देता है जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर उसको बैट्समैन देख रहा होता है। जो बल्लेबाज सामने खड़ा हुआ और वो देख रहा है कि केएल राहुल के साथ में जब पार्टनरशिप है कि वो कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है, और उनकी प्रेजेंस ही जो एक अच्छे प्लेयर की जो है आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको मोटिवेट करती है और आपसे बेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है। डेफिनेटली इस लेवल पे जब आप आते हैं, आप में टैलेंट तो होता ही है, उसकी कोई कमी नहीं होती है, और टैलेंट होने के साथ साथ एक अच्छा प्लेयर आपके साथ में है। और दीपक हुड्डा ने और केएल राहुल ने 87 रन की पार्टनरशिप करी चौथी विकेट के लिए।
जो एक बहुत रिमार्केबल रिकवरी थी। 27 पे 3 और 114 पे 4, वो उन्होंने एक नी बिल्ड किया। पहले 6 रन से नीचे पार्टनरशिप थी, रन रेट था अगर आप देखेंगे, और धीरे धीरे वो उसको बिल्टअप करते चले गए। अल्टीमेटली 170 रन, 169-70 जो है 8.5 रन की रन रेट पे ले जाना एक बहुत बहुत अच्छी रिमार्केबल और बहुत प्लान्ड वे था बैटिंग करने का लखनऊ सुपर जायंट्स। संजय सर, यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर में एक समानता हमने पिछले कुछ सीजन्स में देखी कि जहां इनका प्रदर्शन बिगड़ता है, ये जल्द से जल्द कप्तान के ऊपर दारोमदार पूरा निर्भरता करते हुए बदल देते हैं कप्तान। क्या आपको लगता है कि फिलहाल हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या फ्रेंचाइजी केन विलियमसन का भी कुछ विकल्प ढूंढ रही होगी इस स्थिति में? नहीं, इतनी जल्दी तो अभी तो शुरुआत ही है और 3-4 मैच हुए तो इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी कप्तान बदलेंगे तो पूरी टीम का मॉरल डाउन हो जाएगा। और केन विलियमसन इतने खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर हैं। और क्योंकि ये T20 है, इसमें आपको क्या है कि अब जैसे वो बैट के और मार रहे थे और चला गया, वो चौका छक्का भी हो सकता था उस बॉल पे अगर वो बॉल तेज होती, तो ये सब चलता है, ये ऐसा नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद इतनी जल्दी कप्तानी वगैरह कुछ चेंज करने के बारे में, और मुझे उनके बेस्ट पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कप्तान कि विलियमसन से अच्छा कोई कैप्टन वहाँ पर हो। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो विलियमसन के अलावा किसी। तो सर, बात यंगस्टर की करना चाहेंगे, आयुष बदानी। कल ये खिलाड़ी जब क्रीज पर मौजूद था तो मुझे लगता है कि केएल राहुल इसलिए निश्चिंत होंगे कि उनके पास में एक ऐसा न्यू कमर बैट्समैन मौजूद है जो किसी भी परिस्थिति के लिए परिपक्व है, और कल उन्होंने एक बार फिर अपने आप को साबित करके बताया। लेकिन कहीं ना कहीं सामने की टीम में हम देखें सनराइजर्स हैदराबाद में, तो यहाँ अब्दुल समद को लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए यही फर्क होता है एक स्टार प्लेयर में और एक ऑर्डिनरी प्लेयर में। एक ऑर्डिनरी प्लेयर को बहुत सारे मौके मिलते हैं, वो भुना नहीं पाता है, और एक जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं उनको मौका मिलते से वो दोनों हाथ से उसको भुना लेते हैं। आयुष बुदानी की बात करेंगे तो पहले मैच में जब वो 4 विकेट गिर चुके थे तो आके उन्होंने 50 रन किए, और उसके बाद में सेकंड मैच में भी जब रनों की जरूरत थी तो उन्होंने 18-19 रन बनाए 8 बॉलों के ऊपर, और कल भी उन्होंने 12 रन के ऊपर 19 रन किए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट बॉल के ऊपर रन आउट हुए। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट अपकमिंग प्लेयर हैं। और इससे पहले अगर हमें बीच में संजय से भी हमारी बात चल रही थी कि उसको गौतम गंभीर ने पिक किया है जब वो सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, कि आप जो टैलेंट होता है किस तरह से देखा जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है। उसी तरह से अगर आप सनराइजर हैदराबाद में उमरान अकमल की अब्दुल समद नहीं, जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं उनके उमरान मलिक की बात करेंगे तो एक टैलेंट जो पिछले सीजन में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था, उसके बाद में कल भी मैच में उन्होंने 150 सुपर 150 152 153, बहुत स्पीड होती है। ये टैलेंट है जिसको आपको पकड़ना है, नर्चर करना है, और उसको आगे ले जाकर आपको इंडियन रैंक्स में खिलाना है, कि जब वो इंडिया के लिए खेलेंगे तो हमारे लिए और हमारा क्रिकेट का लेवल जो है वो ऊंचा जाएगा। तो ये आईपीएल देखिए, अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेज है जिसके ऊपर नए यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है कि आप आइए, आकर अपना एक कैनवस है, उसके आप अपना फोटोग्राफ बनाइए, आप एक स्क्रिप्ट लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं। और जो टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी हम अंडर-19 के लड़के देख रहे हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। तो और इससे बेटर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता कि एक प्लेयर्स की पहुंच, जो अभी अंडर-19 में यंग बर्ड्स होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, और उनको तब आप पिक करते हैं और विराट कोहली के साथ खिलाते हैं, आप केन विलियमसन के साथ खिलाते हैं। तो जो इतने ड्रीम प्लेयर हैं उनके, जिनको उनको देख देख के उन्होंने बैटिंग सीखी है, उनको देख के क्रिकेट खेलना सीखा है, वो उनके साथ रहकर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते उनके कॉन्फिडेंस में कितना बड़ा इजाफा होता है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि साहब मैं जब ऐसे बड़े प्लेयर के साथ में, जिनको मैं ड्रीम करता हूं, जिसको मैं आइडलाइज करता हूं, जिसके साथ शायद वो कभी जीवन में क्रिकेट ना खेल पाते अगर इंटरनेशनल लेवल पे ना जाते, आईपीएल ने एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड किया कि वहां आकर आप उनसे, ना कि उनकी टीम में हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उनसे सीखते हैं, वो आपको बताते हैं आपकी कमजोरी क्या है, या कैसा बैटर खेलना है, या कैसे है। और जब आप उनके साथ सामने सामने बल्लेबाजी कर रहे हो एक ही टीम में रह के, तो मैंने आपसे कहा कि एक अच्छा प्लेयर जब आपके सामने खेल रहा हो तो अपने आप इट्स ए ट्रीट टू वॉच, और आप में से ऑब्वियसली वो एक जो बेस्ट होता है वो बाहर आता है। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने अब परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है। टीम कहीं ना कहीं हार की जो एक तस्वीर है उसे बदलना चाहेगी। कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है? किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको कमजोरी दिखाई दे रही है? मुझे तो उनका दोनों लग रहा है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही है। आप देखिए कि शुरू में उन्होंने विकेट गिरा, इसके बाद 170 रन बनवाए,
अगर उसको और दूसरी टीम होती या उसकी बॉलिंग अच्छी होती तो शायद 150 155 पे उनको रोक सकती थी। पर आप देखिए कल उन्होंने इजीली फिर बाद में हुडा ने और केएल राहुल ने जो बैटिंग की, सुपर बैटिंग करके उन्होंने पूरा मतलब कि एक तरह से 170 रन ऐसा स्कोर है कि आप इतनी आसानी से चेस नहीं कर सकते अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है तो वो कल लखनऊ जायंट्स की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसने उसको जीता है। तो इनकी तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में प्रॉब्लम है अभी तो। अब वो थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे, अगर मान लो कि दूसरे जो प्लेयर है उनके बेस्ट स्ट्रेंथ है वो कैसा है, उनको कैसा वो मूव करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है 1-2 मैच के बाद 1-2 मैच और खिलाएं इन प्लेयर्स को। हो सकता है कि कभी कभी 2-3 मैच में आदमी नहीं चलता है, 2-3 मैच के बाद उसका फॉर्म आ जाता है तो चल सकता है। 1-2 मैच के बाद मेरे ख्याल में 1-2 मैच के बाद लेकिन जल्दी चेंज नहीं करेंगे, 1-2 मैच के बाद जरूर। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो पूरी 10 टीमें हैं उसमें से करीब 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस कारण कहीं ना कहीं जो दूसरी कमजोर टीमें दिख रही हैं वो एक अलग से ही स्पष्ट हो रही है कि हाँ ये थोड़ी सी परेशानी में लेवल बदल गया इस बार टूर्नामेंट में। एक चेन्नई सुपर किंग है और दूसरी हैदराबाद। मैं यही सवाल मेरा आपको मैं बता दूं, कल मैं हरभजन सिंह को सुन रहा था मैच के बाद, तो वो किसी ने कुछ पूछा था तो बोले कि रब रखा कर रहे थे वो हैदराबाद के लिए। तो वो भी थोड़ा सा, क्योंकि जिस हिसाब से टीम पिक की गई है थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने उनका क्या सोच होगी मुझे पता नहीं है, पर उनकी टीम कमजोर तो दिख रही है। थोड़ा स्टैंडर्ड भी सर इस बार बदला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के स्टैंडर्ड की, सुपर स्टैंडर्ड की, क्योंकि आज बहुत बड़ा मुकाबला है। 2 बड़ी टीमें हैं, रॉयल टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके सामने होगी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स अब तक इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर अंक तालिका में सबसे ऊपर है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले सीजन तक आरसीबी में खेलते थे, यानी आरसीबी बनाम आरसीबी, यजुवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, देवदत्त पडिक्कल आरसीबी में खेलते थे और अब राजस्थान रॉयल्स में। सर ये तो बड़ी अलग परिस्थिति हो गई कि अब एक नहीं 3 विभीषण इधर मौजूद है टीम के। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप एक फ्रेंचाइजी से खेलते हैं तो आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, क्योंकि आप उन्हीं बैट्समैन के साथ खेलते हैं, आप बॉलर हैं, उन बैट्समैन के साथ आप बॉलिंग कर चुके हैं, आपको मालूम है क्या करना। और उसके बाद में ये और ज़्यादा रोचक हो जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपको जो बेसिक रिटेंशन में ना रखा गया हो, ये मैं खासतौर पर युजवेंद्र चहल की बात करूंगा कि वो स्टार स्पिनर हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल जरूर होगा कि मुझे क्यों नहीं रिटेन किया गया और मैं उनको दिखाऊंगा। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक राजस्थान रॉयल की जो परफॉर्मेंस में अगर बॉलिंग की हम बात करें, बॉलिंग यूनिट में, तो युजवेंद्र चहल का एक बहुत बड़ा हाथ है उनके 2 मैचेस जितवाने में। और क्योंकि वो आरसीबी के स्टार स्पिनर रहे हैं और आरसीबी के सामने आज वो खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं आज वो आरसीबी के थिंक टैंक को, मैनेजमेंट को ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपने कितनी बड़ी गलती करी है मुझे ना रखते हुए और ये हल आपका होने वाला है। तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है जब आपके साथ खेले हुए प्लेयर जो है दूसरे फ्रेंचाइजी में जाते हैं। बट मैं तो फिर कहूँगा कि आज जो क्रिकेट है वो इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि हर प्लेयर के बायोमैकेनिक्स अवेलेबल हैं, वो मालूम है कि वो क्या शॉट खेलता है, कैसे खेलता है, उसकी शॉट कमिंग क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितने रन बनाता है, वो कौन से शॉट पे रन बनाता है, एक एक चीज़ को मैपिंग करके हर फ्रेंचाइजी ने रखा होता है। बॉलर के लिए भी पता होता है कि कौन सी बॉलिंग करता है, कैसी करता है, कौन से समय करेगा। तो कोई भी ये एक डेफिनेटली एडवांटेज जरूर है, थोड़ा सा बहुत बड़ा एडवांटेज मैं नहीं कहूँगा इसको कि आपके 3 प्लेयर वहाँ खेले हुए हैं और अब आपके साथ खेल रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दें। क्योंकि देखिए हर चीज़ क्रिकेट आज स्क्रीन टीवी के ऊपर इतना आता है और जितनी भी टीम्स हैं इन सब के पास में इनकी टेक्निकल टीम्स और इनके जो टैलेंट हंट टीम है वो एक एक चीज़ को मॉनिटर करती है, एक एक बॉल को मॉनिटर करती है कि बॉल कैसे फेंका गया, खेला कैसा गया, कितनी शॉट्स हो सकती थी, ये क्या खेल सकता है, क्या नहीं खेल सकता। तो उन्होंने मैपिंग सबकी करके रखी हुई है। तो जो टीम गिवन डे के ऊपर अच्छा खेलेगी वो ही इसमें अब जीत सकती है। अब कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं, नए प्लेयर आते हैं, आप 2 मैच में उसको अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाएंगे, 3rd में मैच में वो पकड़ लेते हैं कि भाई ये इसकी स्ट्रेंथ ये थी, इसकी वीकनेस ये थी। 7 बॉलर को बताया जाता है कि ये फलाना प्लेयर खेलने आएगा, इसको आप ऑफ स्टंप पे यहीं बॉल करनी है, यहाँ से क्रॉस करिए, नहीं करेगा, यहाँ पे आप उसको, कुछ हैं जो शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं खेल पाएंगे, कुछ हैं जिनको एंगलिंग डिलीवरी के ऊपर दिक्कत आती है, कुछ स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, कुछ मीडियम फास्ट नहीं खेलते हैं। तो हर एक चीज़ आपको पहले परोस कर दे दी जाती है कि ये इसका स्कोर कार्ड है, इसको लेके जाइए और इसके हिसाब से आप इसको वहाँ आपको रोकना है। मेन एम ये होता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ पे मत खिलाएं, उनकी वीकनेस आपने पकड़ ली उसे खिलाएं और अपना काम कीजिए। संजय सर, राजस्थान ये टीम अब तक पिछले सीजन में हम बहुत ज्यादा इसको आंकने की कोशिश नहीं करते थे, रहस्यमय टीम रही है, कई मुकाबले जीते हुए छोड़ देती है और कई हारे हुए मुकाबलों में ये टीम पलटवार करती है। लेकिन इस बार पूरी बदली हुई टीम दिखाई दे रही है, सशक्त टीम दिखाई दे रही है। हमने पहले मैच से देखा ये
टीम आपकी नजर में कहां तक आगे जाने में सक्षम दिखाई दे रही है, और जिस तरह से कप्तान संजू सैमसंग प्रदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं और कप्तानी भी अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है बाकी खिलाड़ियों का, कितना अंक देना चाहेंगे आप इसकी टीम नहीं, को? बिल्कुल ये मतलब टीम बहुत अच्छा है, और अभी बोलना थोड़ा जल्दी होगा, पर मुझे लगता है कि सर अब जल्दी कहा, अब तो सर काफी मैचेस हो नहीं, चुके हैं, नहीं, यहाँ से अगर किसी टीम की लय बिगड़ी तो उसे पाने में टाइम लग जाएगा। नहीं वो तो ठीक बात है, पर तो भी अभी है, मैचेस हैं, और जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल खेल रही है तो मुझे लग रहा है प्लेऑफ में तो जरूर जाएगी, वो एक टीम जरूर होगी है जो जाएगी। और आज जो मैच है उसमें मुझे ये देखना है कि विराट कोहली और युजवेंद्र चहल इनका आमना सामना है बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक जो थोड़ा सा मेरी समझ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि गूगली पे स्ट्रगल थोड़ा सा- करते हैं विराट। हाँ, तो अब वो देखना है कि आज मैच जो होगा वो कैसा, युजवेंद्र चहल को वो कैसा खेलते हैं विराट कोहली, उसमें आज बहुत मजा आने वाला है। मजा आने वाला है। वैसे विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है कि जब वो मैदान पर मौजूद होते हैं, वो टीम का हिस्सा होते हैं जिसका मुकाबला होने वाला हो, तो सबकी नजरें सिर्फ एक खिलाड़ी पर होती है और वो है विराट कोहली। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन पर जो उम्मीदें थी वो सवाल पैदा करने लगी, और उम्मीदें अगर सवाल का रूप ले ली थी तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियां, कोई भी खिलाड़ी वो और ज्यादा दबाव में आता है। सर एक बड़ी इनिंग की लगातार हम लोग भी शो में बात करते हैं मुकाबले को लेकर, विराट कोहली प्रेशर में भी साफ दिखाई दे रहे हैं, और आज तो गुगली का सामना एक ऐसे खिलाड़ी का करना जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और मैं तो ऐसा बोलूंगा वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि हमारी एक अपेक्षा ही उतनी बड़ी उनसे हो चुकी है। अगर उनकी जगह दूसरे प्लेयर अगर हम देखेंगे तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ, रोहित शर्मा की हम बात करेंगे तो हमको मालूम है कि वो एक दिन बना देगा तो 100 रन बना देगा, और नहीं बनाएगा तो 10, 15, 20 रन में आउट हो जाएगा, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल उसको शॉट मार के आउट हो जाएगा। बट जब आप इतने बड़े प्लेयर को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहा है और नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड का, तब आपकी उम्मीदें भी उतनी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ कि पिछले 2 साल अगर देखा जाए तो जो हमने उम्मीदें बनाई कि वो 100 बनाएंगे, 100 नहीं बन पाया या किसी कारण से कम रन बने, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही, कुछ चीज़ें भी हुई, कुछ उन्होंने छोड़ी, कुछ उनको छोड़ने को कहा गया, तो ये चीज़ें भी दिमाग के ऊपर बहुत असर डालती हैं कि एज ए क्रिकेटर जब तक ये ऊपर का माला खाली नहीं होगा, इसमें स्ट्रेस होगा, इसमें पॉलिटिक्स होगी, कुछ भी होगा, तो यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। हमने कितनी बार देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, बट वो एक अलग है कि मैजिकल फिगर जो 100 का है उससे वो दूर रह जाते हैं। बट मुझे लगता है अब क्योंकि कप्तानी तो वो छोड़ चुके हैं आरसीबी की, और डुप्लेसी कप्तानी कर रहे हैं, और क्योंकि डुप्लेसी एक अच्छे बैट्समैन है और अच्छा स्टार्ट जिस दिन देंगे, मुझे उम्मीद है उस दिन अपने को फिर से वापस से वही विराट कोहली जिसको हम देखते चले आए हैं कि वो रॉक करता है विकेट के ऊपर और बॉलर्स के ऐसी करता है, वही देखने को मिलेगा। और मैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा बोलूँगा कि युजवेंद्र चहल की बात करें और रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उनका रिकॉर्ड खास तौर पे विराट कोहली के अगेंस्ट बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप डेटाबेस उठा के देखेंगे तो उसमें अश्विन के अगेंस्ट तो मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ एक बार आउट किया और कुछ 160-62 के रन बनाए हैं उन्होंने अभी तक, और एक ही बार आउट हुए। चहल के अगेंस्ट भी उनका कोई, चहल का कुछ बहुत बड़ा क्रेडेंशियल्स नहीं है कि जिसमें हम कहेंगे कि हाँ चहल उनको आउट कर पाएगा। बट फिर भी देखिए, क्रिकेट जो है हमेशा न्यू डे होता है, नए दिन के ऊपर अनिश्चितताओं का खेल है, किसी दिन पे कुछ भी हो सकता है। परंतु हम अगर पुराने डेटाबेस के हिसाब से जाएं तो विराट वाकई में ही एक विराट प्लेयर है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो, अभी उनमें बहुत सारा क्रिकेट बचा हुआ है, वो क्रिकेट खेलें, हिंदुस्तान को और अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाएं, और उनको देखकर जो हमारे नए क्रिकेटर पैदा हो रहे हैं, जो नए बैट्समैन बन रहे हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो और अच्छे बेहतर तरीके से करें ताकि हम सब हिंदुस्तानी क्रिकेट अच्छे से देख पाएं और क्रिकेट का नाम हिंदुस्तान में रोशन। वैसे संजय सर, यहाँ फाफ डुप्लेसिस पर क्योंकि कप्तान है आरसीबी के, पूरे टूर्नामेंट में कितना प्रेशर रहेगा? क्योंकि ये एक ऐसी टीम रही है जिसने सारे प्रयोग कर लिए, सारे बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। हम क्रिस गेल की बात करें, मिस्टर 360 डिग्री की बात करें, विराट कोहली की बात करें, या हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, इस टीम ने लगभग सभी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी बार खिताब हासिल नहीं कर पाई है। तो ये प्रेशर कप्तान के ऊपर कितना ज्यादा रहने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल में डुप्लेसी पे इतना प्रेशर तो नहीं होगा कि आपको खिताब जीतना है। उनका तो पहला जो टारगेट होगा ये होगा कि हमको प्लेऑफ में आना है। अभी खिताब के लिए हर आदमी क्या होता है कि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर है, तो ये मैच टू मैच सोचते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि हमको चैंपियन बनना है, आप पहले जो आज मैच है वो जीतना है, फिर जो कल मैच है वो जीतना है। छोटे छोटे टारगेट लेके चलना पड़ेगा उसके लिए। अगर मान लो प्लेऑफ में जाते हैं तो फिर दिमाग में चलेगा कि अब कैसा स्ट्रेटेजी बना रहे हो और क्या करना है। अभी आप नहीं सोच सकते हैं कि मतलब आपको अभी भी शंका है कि आरसीबी शंका नहीं है, बट क्या होता है कि एक जो सोच होती है प्लेयर की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको पहले क्या होता है कि जो छोटा टारगेट, कि आज का मैच है वो जीतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज ये सोचूंगा कि यार मुझे तो फाइनल जीतना है, फाइनल पहले हम फाइनल में पहुंचे तो सही, फिर जीतेंगे।
उसके लिए तो हमको आज मेहनत करना पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना लंबा सोच रहे होंगे, मैच टू मैच चलेंगे वो, और मैच टू मैच के हिसाब से फिर वो टीम बनती जाएगी। वैसे क्योंकि अब आज- मुझे लगता है कि मैक्सवेल भी आ गए हैं, आज हाँ, तो उनकी टीम स्ट्रांग ही होगी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। सर यही सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि वैसे ग्लेन मैक्सवेल आज टीम के स्क्वाड में तो है, लेकिन प्लेइंग 11 में रहेंगे नहीं, ये इस पर अभी नहीं संशय रहेंगे। रहेगा। अभी उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो 9 अप्रैल तक का रहेगा, तो वो 9th तक अवेलेबल नहीं होंगे अभी खेलने के लिए। तो मुझे लगता है क्योंकि वो क्वारंटाइन पीरियड जो है वो मस्ट है, वो तब तक किसी भी प्लेयर को अलाउ नहीं करेंगे। तो मैक्सवेल जो है अवेलेबल है, बट सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं, टीम को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ, मैक्सवेल के आने के बाद डेफिनेटली वो एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं। हमने देखा आरसीबी में आने के बाद में वो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बैटिंग तो ऑलरेडी करते ही थे, बट ही वाज अनेबल टू डू जस्टिस विद हिज टैलेंट। जितने बड़े स्टार प्लेयर हैं वो उतने रन नहीं बना पाए कभी भी। पंजाब फ्रेंचाइजी में रहे, वहाँ हमने देखा बहुत कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं थे। एज ए स्पिनर भी वो ओवर डालते हैं, बॉल डालते हैं, बट वहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बट आरसीबी के साथ आने के साथ में बोलते हैं चेंज ऑफ फ्रेंचाइजी, चेंज ऑफ लक, और उन्होंने वहाँ अच्छा बेहतर परफॉर्म किया है। जहाँ तक आज हम इस मैच की बात करेंगे तो ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, और हम पिछली बार देखें तो आरसीबी ने बहुत स्ट्रगल किया था 128 रन चेज करने में। उससे पहले अगर आपको याद हो तो एक मैच हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, वो भी 156-57 रन बने थे, और 156-57 रन भी बहुत कॉम्पिटेटिव लग रहे थे। तो ये विकेट इतनी कंड्यूसिव नहीं है बैटिंग के लिए। आज हमें कोई वो 200 प्लस वाला स्कोर की मुझे नहीं लगता कि उम्मीद रहेगी इस पर्टिकुलर विकेट के ऊपर, बट ये बॉलर्स को सपोर्ट करता है, और जिस टीम की बॉलिंग बेटर होगी और बैटिंग जो है वो एक बैलेंस होगी, उसको आज बहुत बड़ा एज रहेगा। जहां तक राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो उन्होंने 2 मैचेस में आकर ऐसा बता दिया कि उनकी टीम इस समय बिल्कुल फाइन ट्यून्ड है। उनको मालूम है किस टीम के क्या रोल डिफाइन किया गया, किसको क्या करना है। एक बार 193 रन उन्होंने बनाए एमसीए ग्राउंड पूना में, और उसको बहुत इजीली डिफेंड किया, और दूसरी बार 210 रन बना के उन्होंने वो मैच जीता। तो और जहां तक हम टीम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो संजू सैमसन, जोस बैटलर जो हैं वो 16 सिक्सेस अभी तक मार चुके हैं, और उनके बाद में अगर हम देखेंगे तो देवदत्त पडिक्कल और हेटमार जो हैं वो दोनों जो हैं कैपेबल हैं कि किसी भी बॉल को कितना लंबा भी मार सकते हैं। तो आपको पास में जब बैटिंग लाइनअप अच्छी हो और आपके पास में स्टार स्पिनर्स ऑलरेडी हो, चाहल हो, रविचंद्र अश्विन हो, उसके बाद में आपका स्ट्रेंट बोल्ट हो, प्रसिद्ध कृष्णन हो, नवदीप सैनी हो, तो आपके पास जब फुल जैम पैक बॉलिंग लाइनअप है और बैट्समैन आपके पास ऐसे हैं कि जो अपनी क्रेडेंशियल्स अभी तक 15 संस्करण में प्रूव कर चुके हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप, आप फॉर्म में है, और टॉप सबसे बड़ी बात जो है, जो बॉलर बैट्समैन दोनों का फॉर्म होता है और दोनों ही फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से कप्तान संजू सैमसन के लिए इससे और कोई सुखद सिचुएशन नहीं हो सकती है कि आपकी टीम फायर कर रही है और आज उनको एक बड़ा मैच आरसीबी के साथ खेलना। तो फायर पोजीशन में है राजस्थान रॉयल्स, और दोनों टीमों के बीच यदि आंकड़ों की बात करें तो 25 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 12 मैच आरसीबी के खाते में गए हैं, जबकि 10 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते और 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि दोनों टीमों के बीच अब तक कश्मकश रही है, हार जीत का अंतर कोई बहुत ज्यादा तो रहा नहीं है, लेकिन इस बार राजस्थान रॉयल्स जिस रंगत में दिखाई दे रही है वो आरसीबी जैसी मजबूत टीम के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि यहाँ मोमेंटम हासिल करना किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और अगर एक बार मोमेंटम मिल जाएगा तो फिर तो मतलब जिस टीम को भी मिलता है, आप देखिए राजस्थान को मिला हुआ है तो वो उस हिसाब से बैटिंग, जैसे सर ने बताया, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी कैप्टेंसी, आपको सब वो अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो मैच जीत रहे हैं। इसलिए अगर मान लो कि अगर आज का मैच आरसीबी जीतता है, अगर वो अच्छा बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं, मैच जीतता है, तो डेफिनेटली उनका मोमेंटम बनेगा। फिर मैक्सवेल भी आ जाएंगे, हेजलवुड भी आ जाएंगे, तो टीम में और कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा उनका बैटिंग बॉलिंग का, तो डेफिनेटली मोमेंटम तो अगर एक बार बन गया टीम का तो जीतना, तो फिर जीतना, एक बार जीत जो होती है वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव उसमें लेके चली जाती है। और अगर हारते ना तो फिर आदमी के साथ में दिमाग में चलता रहता है कि अब हमको क्या करना है, कैसे हमको जीतना है, कैसे उभरना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक परेशानी है कि जीत का मोमेंटम हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे सर ये तो हम मान सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स भले ही प्लेइंग 11 बहुत शानदार है, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन आरसीबी वैसी टीम है जो इस टीम की लय को बिगाड़ने में सक्षम है पूरी तरीके से। देखिए, क्रिकेट मैंने कहा कि अनिश्चितताओं का गेम है। गिवन डे के ऊपर कोई भी एक वीकर टीम जो है वो एक बहुत स्ट्रांग टीम को हरा सकती है, और बहुत स्ट्रांग टीम जिसको हम मानते हैं वो ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है। तो
एक नया दिन है, नया गेम है, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट अ फ्रेश। आप बेशक कितने रन पिछले मैच में बनाकर आए हो, एज ए बैट्समैन आपको वहां जाके थोड़ा समय लगेगा एक्लेमेटाइज होने के लिए, थोड़ी आईसाइट ठीक करने के लिए, बॉडी में थोड़ी मूवमेंट लाने के लिए, और आपके सामने नए बॉलर होंगे और बैट्समैन को आउट करने के लिए सिर्फ एक बॉल ही बहुत होती है। कितना भी अच्छा बल्लेबाज हो, एक बॉल उसके लिए एनफ है और वो उसके लिए वो उसको उसके हट में वापस भेज देगा। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए हम कितनी बार यहाँ आकलन करते हैं कि ये टीम अच्छी लग रही है या मैं इसको बैकअप कर रहा हूँ, पर उसका नतीजा उल्टा होता है। क्योंकि देखिए T20 एक इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें एक बैट्समैन अगर एक ओवर में 30 रन बना दिए और एक बॉलर ने एक हैट्रिक ले ली या 2 विकेट ले ली आपके क्रूशियल, तो आपकी टीम 25-30% बिल्कुल डाउन हो जाती है, सामने वाली जो भी टीम है। तो अब वो देखना वो है कि उस दिन पर्टिकुलर कौन प्लेयर है एज ए बॉलर जो आपको हैट्रिक ला के देगा या 2 विकेट ला के देगा, या एज ए बैट्समैन 30 रन का ओवर कौन निकालेगा, जो करेगा वो जीत जाए। वैसे सर राजस्थान रॉयल्स हम देखें कि पहले मुकाबले में जब हमने इस टीम को देखा तो बॉडी लैंग्वेज पूरी बदली हुई थी। संजू सैमसन टॉस हारे थे लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल थी। ये बताता है कि कप्तान अपने खिलाड़ियों पर कितना ज्यादा भरोसेमंद है और उसे पता है कि किसी भी परिस्थिति में से निकालने में सक्षम टीम हमारी है। तो लगभग वैसे ही प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कूल कैप्टन है लेकिन इस बार उनके हाव भाव भी हम देखें कि टीम कॉम्बिनेशन के कारण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली क्या, वो खुद भी रन बना रहे हैं, उनके जो बैट पे बॉल आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वो हर मैच में जाके वो पार्टनरशिप करते हैं और वो खुद भी रन बना रहे हैं। तो जब कैप्टन होता है अगर बैट्समैन है वो खुद रन बना रहा है तो डेफिनेटली फिर कॉन्फिडेंस आता है। फिर टीम भी दूसरे भी बैट्समैन अच्छे रन, बटलर वगैरह सब हटमाया रहे हैं, बटलर है, वो सब उनको पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि फिर वो और मैच टीम भी जीत रही है, तो ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो फिर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। फिर कप्तान भी अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ उसने जो बॉलिंग चेंज करी वो भी अच्छी थी, उसने जो बैटिंग में चेंज किया वो भी अच्छा था। तो हर चीज़ फिर वो क्या होता है कि जीतने के हिसाब से फिर हर चीज़ चेंज होती जाती है। वैसे सर ये सवाल आरसीबी का मैं आपसे पहले भी पूछने वाला था कि ये एक ऐसी टीम है जिसमें कैप्टन पर खिताब का दबाव तो निश्चित तौर पर होना ही है, क्योंकि पिछली बार भी हमने सीजन में देखा कि अच्छा प्रदर्शन टीम कर रही थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर फिर एक बार ये टीम कहीं ना कहीं कुछ कदम दूर रह गई और ऐसा कई बार आरसीबी के साथ हुआ। इसलिए मैंने पहले भी सवाल पूछा था, डुप्लेसिस पर ये दबाव तो रहने वाला है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि 15वां संस्करण है, ये पहला नहीं है, और खास तौर पे स्टार स्टडेड टीम आरसीबी जैसी टीम है। हमने देखा कितने बड़े बड़े स्टार आरसीबी से खेले हैं। स्टार स्टडेड टीम अगर आज तक एक बार भी वो टाइटल के कप को हाथ नहीं लगा पाई है तो हर प्लेयर को इसका मलाल होगा और उसकी फ्रेंचाइजी जो है वो उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाकर बैठी होगी कि व्हाई नॉट वी। मुंबई क्यों जीती है, चेन्नई क्यों जीती है, केकेआर क्यों जीती है, हम क्यों नहीं। एक बार सनराइजर हैदराबाद भी जीते हैं तो हम क्यों नहीं। तो डेफिनेटली देखिए हम क्यों नहीं का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम सब लोग कोई रेस में दौड़ते हैं या कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसका पारितोषिक जो भी होता है उसको सबको पाने का हक होता है, सबकी इच्छा होती है और सब अपने दृढ़ शक्ति से उसकी कोशिश करते हैं कि ये होना चाहिए। मैं तो ऐसा मानूंगा कि ये अनफॉर्चुनेटली है कि इतनी बड़ी टीम होने के बाद में आज तक आप टाइटल नहीं जीत पाए हैं। तो बट उसके लिए आपको जो भी उनकी शॉर्टकमिंग्स रही हैं, कुछ भी हमने देखी हैं, डेफिनेटली जो आरसीबी का थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, वो उसके ऊपर वर्क करती होगी और उन्होंने उन सब चीज़ों को लाने की कोशिश करी है। परहैप्स अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि अभी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अभी इट्स वेरी अर्ली डेज, टूर्नामेंट स्टार्ट हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं और फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट ओवर हुआ। आप मान के चलिए हर एक टीम ने 2 या 3, किसी ने 2 खेले हैं, किसी ने 3 मैचेस खेले और 14 लीग मैच आप लोगों को सबको खेलने हैं। अभी आने वाले 11 मैच 12 मैच बहुत लंबा आपके पास में है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा विकेट्स में भी चेंज होगा, वेदर में भी चेंज होगा, टीम में जो प्लेयर हैं जो ऑफ फॉर्म हैं वो इन फॉर्म होंगे और जो इन फॉर्म है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में हमेशा कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं रहती है। जो खराब है वो अच्छा होगा, जो अच्छा है वो खराब होगा। तो समय चेंज होता है, जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे टीमों का भी समय चेंज होगा। और जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर आज टॉप में लोग बने हुए हैं, जैसे राजस्थान रॉयल आज टॉप में है, तो वो भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अब 2 ही गेम उन्होंने खेले हैं, दोनों ही जीते हैं, 4 पॉइंट बनाए हैं, नेट रन रेट भी उनकी बहुत अच्छी है तो ऊपर है। जैसे ही एक मैच हारेंगे तो नेट रन रेट कम हो जाएगी, आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, दूसरी जो नीचे वाली टीम है ऊपर आ जाएगी। तो बहुत सारे उलटफेर हमको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और इसीलिए हम सब लोग जो है क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं, इतना फॉलो करते हैं कि यार हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ है, फिर अगली बार कुछ सोचते हैं तो होता कुछ है। एक मैच में मैंने
खुद एनालाइज किया है कि कितनी बार 4-4, 5-5 बार ऐसा लगता है कि अब ए टीम जीतेगी, नहीं अब बी टीम जीतेगी, नहीं फिर ए जीतेगी। क्या छोटा फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट में रन बन जाते हैं बहुत सारे तो लग जाता है, एक में विकेट गिर जाता है तो लगता है नहीं यार अब अभी रन रेट बढ़ जाएगा, और एक ओवर में किसी ने 30 रन बना दिए तो बोले मैच ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती कि आपको पता नहीं कि इसका नतीजा क्या आने वाला है। हम सिर्फ उसके ऊपर आकलन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। घर घर में ही बैठ के पिता अपने पुत्र से, बहन से, भाई से, उनके बैठे बैठे आपस में टीमें पैटर्नाइज कर रखी कि ये मेरी टीम है, मेरी टीम, आपस में ये कौन जीतेगा वो कौन जीतेगा। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आप स्पोर्ट डिस्कस करते हैं, फिर बेशक पेंडेमिक हो या ना हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। घर में किससे चलता है सर? मेरा बेटा है वो, और उसकी हमारी बहुत डिस्कशन होती है, और अदर बहुत हम एक दूसरे से अड़ते भी हैं इस चीज को लेके कि नहीं ये जीतेगी, वो बोलता है नहीं ये जीतेगी। वो बाद में बोलता भी है जब उसका कहा हुआ सही निकलता, बोला मैंने आपसे कहा था, देखो आप मानते नहीं। तो ये इसकी ब्यूटी है इस गेम की कि आप परिवार के अंदर बैठ के भी डिस्कस करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और आप कम से कम उस समय कंस्ट्रक्टिव सोच में। स्पोर्ट जो है वो आपको मोटिवेशन देता है, आपको फिजिकल फिटनेस देता है, आपको बाकी दुनिया से कट ऑफ करके बैक कैसे भी स्टेट ऑफ माइंड में आप हों, आपको उस समय वो एक अच्छे फ्रेम में ले जाता है ताकि आप अपना जीवन अच्छे तरीके से जी पाएं और सोच सकें। जी, मैं एक बात जो सर ने बात बोला ना कि अभी बहुत अभी अर्ली अगर कुछ भी बात करना होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब मैचेस बढ़ेंगे, गर्मी भी बढ़ेगी, तो विकेट में चेंजेस आएंगे, और जब विकेट में चेंजेस आएंगे तो मतलब विकेट फिर क्या होगा, गर्मी के हिसाब से टूटता है और फिर स्पिन लेना चालू होता है। तो जिसकी बॉलिंग जिस टीम के पास में स्पिनर होंगे अच्छे, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे जैसे जैसे। तो अभी चेंजेस अभी इतनी जल्दी कि साहब ये टीम अच्छी अभी नहीं है। आपको जो है कि जैसे 5-5, 6-6 मैच हो जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा कौन सी टीम अच्छी है। और इसी बीच टॉस की तैयारियां हो चुकी है, लेकिन हम भी स्टूडियो में पूछ लेते हैं टॉस के पहले ही कि आखिर हमारे एक्सपर्ट की नजर में आज किस टीम को ज्यादा एज वो देना चाहेंगे सर, फेवरेट टीम? इस ग्राउंड के ऊपर 3 मैचेस हुए हैं, और जो पहले बैटिंग करते इसमें 3 स्कोर हैं, 131, 128 और 156। ये बैटिंग फर्स्ट, मतलब ये विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है, और जिन्होंने भी बैटिंग सेकंड करी उन सब ने ये मैचेस जीते हैं, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, और जब स्कोर बड़ा नहीं होता तब आपको कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, और ज्यादातर यही चलता है कि आप टॉस जीतिए और सामने वाले को बैटिंग करिए। और आज भी आरसीबी ने टॉस जीत लिया। अब मुझे लगता है कि इसी ट्रेंड के ऊपर डुप्लेसी को जाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में हमको पता लग जाएगा कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बॉलिंग करेंगे, ताकि वो पहले राजस्थान रॉयल को एक लिमिटेड स्कोर पे रोक लें, और उसके बाद में वो फिर जाकर वो रन बना पाए, क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड इस विकेट पे अभी तक नजर आता चला है हम लोगों को। फेवरेट टीम सर? हाँ, पहना तो मैंने आरसीबी है, पर दिल कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल बोलता है, बट आई हैव टू डू जस्टिस विद माय टी-शर्ट। आई विल गो विद आरसीबी टुडे। और बात मान ली या टॉस जीतने के बाद एक बार फिर गेंदबाजी का फैसला नहीं होगा? देखिए, मैंने क्या बोला, ये सारे आजकल क्या हो गया कि जो कंप्यूटर देवता हैं उन्होंने हर एक चीज हमारे सामने परोस दी हुई है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर कोई नहीं भी फॉलो करता है तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि आपने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते इसमें 131 रन बने, 126 बने, 128 बने, तीनों ही मैचेस जो है सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो कोई भी कप्तान जो है थिंक टैंक है, उसको मालूम है कि यार ये विकेट इस तरह से खेलता है, हम इस विकेट के हिसाब से ही खेलेंगे। बट फिर भी मैं जैसे ही बार बार कहता चला आया हूँ, आंकड़े एक अलग चीज बताते हैं, पर उस दिन जाके आपको नए डे के ऊपर फिर से परफॉर्म करना है। आपकी टीम को परफॉर्म तो करना ही होगा अगर उन आंकड़ों को आपको सपोर्ट करना है। सर, आपकी फेवरेट टीम? मेरी तो अब राजस्थान रॉयल्स ही रहेगी सर। बट जो सर बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है जो बॉलिंग करने का जो फैसला है वो इसलिए है कि जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं देख रहा था अभी विकेट का, मुझे विकेट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि विकेट में रन बनेंगे, पर लास्ट में क्या होगा कि ड्यू फैक्टर आता है, जब बॉल गीला हो जाता है तो ग्रिप नहीं हो पाता है, वो एक रीज़न हो सकता है। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा है कि जो विकेट देख रहा हूँ मैं, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि विकेट बहुत अच्छा है और बैटिंग विकेट है। कुल मिलाकर अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यहाँ बेंगलुरु के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कल तक जो अपने थे आज पराए हैं, यानी कल तक जो खिलाड़ी खुद के साथ खेलते थे आज उनसे भी कंपटीशन है, और सामने विपक्षी टीम तो जो है वो है ही। तो देखना खास होगा कि दो रॉयल्स टीम के बीच ये जो मुकाबला होने वाला है उसमें ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए इतना जरूर है कि नतीजा भी बड़ा रॉयल आना है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डिजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।